वेलकम बैक फ्रेंड्स टू साई एजुकेशन। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आईबीपीएस पीओ 2020 का नोटिफिकेशन आ चुका है। आईबीपीएस पीओ ने इस बार आईबीपीएस पीओ की वैकेंसीज जो हैं 1167 अनाउंस की हैं एज ऑन डेट। आज की डेट दोस्तों 4 अगस्त 2020 की डेट में आईबीपीएस ने 1167 वैकेंसीज जो हैं वो अनाउंस की हैं। ये वैकेंसीज आगे इंक्रीज भी हो सकती हैं। दीज वैकेंसीज कैन ऑल्सो बी इंक्रीज इन फ्यूचर। जब भी आपका अलॉटमेंट होता है दोस्तों, आपका अलॉटमेंट होता है अप्रैल के मंथ में। अप्रैल के मंथ में जब आपका अलॉटमेंट होगा उस डेट तक बहुत सारे बैंक्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी अपनी वैकेंसीज रिपोर्ट नहीं करी हैं, और वो अपनी वैकेंसीज उस डेट तक अगर रिपोर्ट करेंगे तो ये वैकेंसीज आगे भी बढ़ जाएंगी एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। तो आपको बिल्कुल भी डीमोरलाइज होने की जरूरत नहीं है, आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट रखनी है। आगे इस नोटिफिकेशन के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। नोटिफिकेशन कि क्या क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना है, उनके बारे में तो हम बात करेंगे ही करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं यहां पर पॉइंट डिस्कस करना चाहूंगा जो बहुत सारे कैंडिडेट्स के मन में है। 1167 वैकेंसीज जो आईबीपीएस ने अनाउंस करी हैं आईबीपीएस पीओ 2020 के लिए, ये वैकेंसीज बहुत कम है। लेकिन उन लोगों के लिए, उन कैंडिडेट्स के लिए जिनकी प्रिपरेशन हमेशा स्टार्ट रहती है, जो बैंकिंग की नोटिफिकेशन आने का वेट नहीं करते हैं कि जब नोटिफिकेशन आएगी उसके बाद हम प्रिपरेशन करेंगे। नोटिफिकेशन आने के बाद भी लोग बहुत सारी डिस्कशंस में इन्वॉल्व हो जाते हैं कि वैकेंसीज कम है, वैकेंसीज ज़्यादा हैं, इतनी वैकेंसीज में मेरा कैसे होगा, ये होगा वो होगा। ये सब डिस्कशन में आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। यू डोंट नीड टू वेस्ट योर टाइम। आईबीपीएस पीओ की जो वैकेंसीज आई हैं 1167 वैकेंसीज, इतने डिफिकल्ट टाइम में, जब भी कोविड का सिचुएशन है, एसबीआई ने अपना एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन अभी तक दिया ही नहीं है। और अगर ऐसे टाइम में भी आईबीपीएस अपना वैकेंसीज लेकर के आ रहा है, दैट इज अ गोल्डन जॉब। यू शुड ग्रैब इट बाय बोथ दी हैंड्स। आप इसके पीछे एकदम लग जाइए। 1167 वैकेंसीज हैं, ये आगे इंक्रीज हो सकती हैं। ये दोस्तों मिनिमम वैकेंसीज हैं कि इतनी तो रहने ही वाली हैं, क्योंकि इतनी वैकेंसीज तो ऑलरेडी रिपोर्ट कर दी हैं बैंकों ने। हो सकता है जब अप्रैल 2020 में आपका अलॉटमेंट होगा 1 अप्रैल को, उस टाइम तक, मार्च के महीने तक कुछ बैंक्स अगर रिपोर्ट कर देंगे तो ये वैकेंसीज हो सकता है कि आगे बढ़ भी जाएं। उसके बारे में हम डिटेल अभी जब हम नोटिफिकेशन में जाएंगे तो वहां पर हम देखेंगे कि किन बैंकों ने रिपोर्ट करी हैं और किन बैंकों के चांसेस हैं जो आगे रिपोर्ट करेंगे, जिनका प्रीवियस पैटर्न है रिक्रूटमेंट का और उन्होंने अभी एनआर लिखा हुआ है। तो उनके बारे में हम आगे नोटिफिकेशन में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स आइए सीधे, तो दोस्तों आपके सामने आ गई है आईबीपीएस की वेबसाइट। आईबीपीएस की वेबसाइट पर ऊपर ही आपको लिंक मिल जाएगा, क्लिक हियर टू व्यू एडवर्टाइजमेंट फॉर सीआरपी पीओ मैनेजमेंट ट्रेनी एक्स मींस 10th। तो इस लिंक पर हम लोग जाते हैं। यहां पर हमें नोटिफिकेशन डिटेल, जो नोटिफिकेशन है आईबीपीएस पीओ 2020 का, वो हमें यहां पर मिल जाता है। ये नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। आईबीपीएस पीओ 2020 का, आईबीपीएस पीओ का जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, इसमें जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। देखिए यहां पर पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो बैंक्स रिक्रूट कर रहे हैं आईबीपीएस 2020 की वैकेंसीज, उनके सभी बैंकों के नाम हैं। These are the important dates, these are tentative dates। ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो आपका जो वैकेंसी है वो आज ही डिक्लेयर हो गई है, और ये जो आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है ये स्टार्ट हो जाएगा कल से, यानी कि 5 अगस्त से। इसके बाद में ये कब तक रहेगा? 26 अगस्त तक रहेगा। 26 अगस्त तक रहने का मतलब ये हो जाता है दोस्तों कि आपको, यू नीड नॉट टू वेट फॉर 26, आप जल्दी से जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए वेबसाइट पर जाकर के। पेमेंट ऑफ ऑनलाइन फीस एप्लीकेबल सेम डेट है। डाउनलोड फॉर कॉल लेटर सितंबर 2020। यहां पर जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, देखिए दोस्तों, ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रिलिमिनरी प्री एग्जाम की जो डेट्स हैं वो यहां पर दे दी गई हैं। 3 अक्टूबर, 10 अक्टूबर एंड 11 अक्टूबर। डेट दिए जाने का मतलब ये है कि 99.9% आपका एग्जामिनेशन होगा। आईबीपीएस आरआरबी का जो नोटिफिकेशन आया था वहां पर डेट्स नहीं दी गई थी। अगर आईबीपीएस यहां पर आपको आईबीपीएस पीओ में डेट्स टेंटेटिव दे रहा है, दैट मींस कि आपका एग्जाम होने वाला है। और जो मेन का एग्जामिनेशन होगा वो होगा 28 नवंबर। 28 नवंबर बहुत ज्यादा दूर अब हमसे नहीं रह गया है दोस्तों। इट्स ऑलरेडी अगस्त स्टार्ट हो गया है। अभी यहां से आपके पास हार्डली 3.5 मंथ्स है। तो दोस्तों आपके पास बिल्कुल 1 मिनट भी समय फालतू की चीजों के बारे में सोचने का नहीं है। देखिए 2 टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं। नोटिफिकेशन आने के बाद कुछ स्टूडेंट्स ये सोचने में लग जाते हैं
आपस में ये डिस्कशन करने में लग जाते हैं कि इतनी कम वैकेंसीज हैं, कैसे होगा, हमारा सिलेक्शन कैसे हो पाएगा, इतनी कम वैकेंसीज हैं, इतने फॉर्म भरते हैं, इसमें तो चांस ही नहीं है। अगर 10 लाख कैंडिडेट फॉर्म भरते हैं, 1167 वैकेंसीज हैं, 1167, 1% का चांस होना है। एक टाइप कैटेगरी ये होती है स्टूडेंट्स की, इनका सिलेक्शन कभी नहीं होता है। और दूसरे स्टूडेंट्स वो होते हैं जो ये सोचते हैं यार इतनी वैकेंसीज कम है, अब मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है और मुझे तुरंत अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है बिना एक भी मिनट गंवाए। तो आप डिसाइड करिए कि आप किस टाइप के स्टूडेंट्स हैं, आपको सिलेक्शन चाहिए या आपको सिर्फ ये सब ग्रुपिज्म करना है और अपना टाइम वेस्ट करना है। प्रोविजनल अलॉटमेंट जो है वो अप्रैल 2020 में होने वाला है। इसके बाद में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये आप पढ़ सकते हैं, बहुत जो इंपॉर्टेंट डिटेल है वही मैं डिस्कस करूंगा, जो डिटेल्स हैं वो आप आराम से रीड आउट कर लीजिएगा इसमें जा करके। एज के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड हैं, काफ़ी सारे मेल्स मुझे मिले हैं। एज की जो कट ऑफ डेट है वो है 1 अगस्त 2020। 1 अगस्त 2020 जो है वो कट ऑफ डेट है। 1 अगस्त 2020 को अगर आपकी उम्र 30 से कम या 20 से ज्यादा, 30 साल से कम या 20 साल से ज्यादा है एज ऑन डेट 1 अगस्त 2020, तो आप ये एग्जाम जो है भर सकते हैं। इसके बाद में जो रिलैक्सेशन हैं कैटेगरी वाइज, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, SC ST को 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, OBC को 3 ईयर्स का है, और भी जो रिलैक्सेशन है वो आपकी स्क्रीन पर इसको आपको दिख रहे होंगे। इसके बाद में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डेट जो रखी गई है, कट ऑफ डेट जो रखी गई है वो 26 अगस्त रखी गई है। अ डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। द कैंडिडेट मस्ट पॉसेस वैलिड मार्कशीट, डिग्री सर्टिफिकेट इफ ही इज अ ग्रेजुएट। वो आपको इंटरव्यू के टाइम पे ये सारी चीज़ें लेकर के जानी होती हैं, ठीक है। इसके बाद में अब हम सीधे चलते हैं एग्ज़ाम, हमारा जो पैटर्न रहने वाला है और जो सिलेबस रहने वाला है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, आपको स्क्रीन के सामने इस समय प्रीलिम्स और मेंस का जो एग्जाम स्ट्रक्चर है वो आपके सामने आ गया है। इंग्लिश लैंग्वेज, जो इंग्लिश लैंग्वेज है 30 क्वेश्चंस रहेंगे, मैक्सिमम मार्क्स जो है 30, मतलब 1 क्वेश्चन ईच मार्क का रहेगा। टाइम आपको दिया जाएगा 20 मिनट्स इन केस ऑफ प्रीलिम्स प्री एग्जामिनेशन। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए प्रीलिम्स में 35 सेम 1 नंबर, रीजनिंग एबिलिटी में भी आपको 35 और 35 दिया जाएगा, ठीक है। और जो ड्यूरेशन होगा टोटल एग्जाम का वो होगा 1 आवर का। टाइम जो होगा वो होगा 20 मिनट्स का। 20 मिनट्स का टाइम होने का मतलब ये है कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 20 मिनट्स मिलेंगे, उस 20 मिनट में ही आपको इंग्लिश लैंग्वेज अटेम्प्ट करनी है। आफ्टर एक्सपायरी ऑफ दोज 20 मिनट्स एग्जाम अपने आप शिफ्ट हो जाएगा नेक्स्ट सेक्शन, जो भी होगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या फिर रीजनिंग एबिलिटी। प्रीलिम्स का जो एग्जामिनेशन है ये एलिमेंट्री होता है और इसमें जो है एलिमिनेशन राउंड इसको भी हम बोलते हैं। यहां पर प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में स्पीड बहुत ज्यादा मैटर करती है। स्पीड जो होना है वो बहुत ज्यादा, आपकी जो मेन एग्जामिनेशन है वहां पर एक्यूरेसी मैटर करती है, लेकिन स्पीड आपकी होनी चाहिए प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए। इसके बाद में हम बात करते हैं मेन एग्जामिनेशन की। मेन एग्जामिनेशन में देखिए रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड। कंप्यूटर एप्टीट्यूड का क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन वो होता जरूर है। आप थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज कंप्यूटर का ले लीजिए। कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, कंप्यूटर एप्टीट्यूड के ऊपर 1-2 वीडियो इस चैनल साई एजुकेशन में आपको मिल जाएंगे। आप इस चैनल पर जाइए, इस चैनल के होम पेज में जाइए, वहां पर आपको कंप्यूटर एप्टीट्यूड के 2 वीडियो मिल जाएंगे। वहां मैंने जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स और काफ़ी ज़्यादा जो फ्रिक्वेंटली आज टॉपिक्स हैं उनके बारे में डिस्कस किया है, वो वीडियो जरूर देख लीजिए। दैट विल बी सफिशिएंट। बहुत ज़्यादा आपको कंप्यूटर एप्टीट्यूड के ऊपर नहीं लगना है। रीजनिंग के 45 क्वेश्चन होंगे 60 मार्क्स के, ठीक है। 45 क्वेश्चन 60 मार्क का मतलब ये होता है 5 क्वेश्चन आपके हो सकते हैं 2 नंबर के, और बाकी जो 40 हैं वो हो सकते हैं आपके 1-1 नंबर के। जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस। यहां पर देखिए दोस्तों, क्लियर जनरल अवेयरनेस नहीं लिखा हुआ है, यहां पर इकोनॉमी और बैंकिंग को स्पेशल फोकस दिया गया है। तो आप ये मान करके चलिए कि इकोनॉमी, बैंकिंग और फाइनेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस, बैंकिंग अवेयरनेस से मेनली क्वेश्चंस वहां पर आपको जीए के सेक्शन में दिखने वाले हैं। तो जीए के सेक्शन में आपको करंट अफेयर्स तो पढ़ना ही है, लेकिन उतना ही आपका फोकस जो है वो इकोनॉमी, फाइनेंस अवेयरनेस और बैंकिंग अवेयरनेस के ऊपर रहना चाहिए। दोस्तों बैंकिंग अवेयरनेस के, बैंकिंग एब्रीविएशंस के टॉप क्वालिटी वीडियोस इस चैनल साई एजुकेशन पर ऑलरेडी मैं पोस्ट करता रहता हूं।
जितना कंटेंट मैं दे दूंगा आपको आईबीपीएस पीओ मेंस तक, वो कंटेंट मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि सफिशिएंट होगा आईबीपीएस पीओ मेंस के एग्जामिनेशन में बैंकिंग और इकोनॉमी और फाइनेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। आपकी आईबीपीएस पीओ की प्रिपरेशन के लिए मैं वीडियो लगातार लेके आता रहूंगा। इंग्लिश लैंग्वेज के 35 क्वेश्चंस होंगे, 40 मिनट्स आपको टाइम दिया जाएगा। इसके बाद जो फोर्थ है डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, यहां पर ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। वेटेज जो है आईबीपीएस का क्लियरली दिख रहा है कि वो सबसे ज्यादा डेटा एनालिसिस पे है। डेटा एनालिसिस के 35 क्वेश्चंस होंगे 60 मार्क्स के। अब देखिए इतना वेटेज जो है ये रीजनिंग के सेक्शन में भी नहीं है। रीजनिंग में 45 क्वेश्चंस हैं 60 मार्क्स के, लेकिन डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन में 35 क्वेश्चंस हैं 60 मार्क्स के। एक दूसरा डाउट मैं यहां पर इस सेक्शन से जुड़ा हुआ क्लियर कर देता हूं, जो मोस्टली रहता है, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन में अर्थमेटिक पढ़नी है कि नहीं। अर्थमेटिक यहां पर कहीं नहीं लिखा हुआ है। मेनली आपसे पूछा जाएगा डेटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस हो सकते हैं। अगर 35 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, मींस आपको वहां पर 7 सेट मिलने वाले हैं, 5-5 क्वेश्चंस के, 5-5 क्वेश्चंस के 7 सेट मिलेंगे, जिसमें से 4 सेट या 5 सेट आपके डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन के हो सकते हैं। 2 सेट जो है आपके वो डेटा सफिशिएंसी के ऊपर जा सकते हैं। यहां पर अर्थमेटिक नहीं लिखा हुआ है, एज इट इज अर्थमेटिक की प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली हैं, लेकिन अर्थमेटिक पर बेस्ड ही डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन होता है। अगर आप कहेंगे कि साहब परसेंटेज के क्वेश्चन नहीं पूछे जाने हैं, स्पेसिफिकली वहां पर परसेंटेज के रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन बिना परसेंटेज के, बिना रेशियो प्रोपोर्शन के नॉलेज के आप कोई भी डेटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन नहीं बना पाएंगे। तो आप ये बात सबसे पहले मान लीजिए कि इस सेक्शन को मास्टर करने के लिए आपको परसेंटेज, रेशियो प्रोपोर्शन, एलिगेशन मिक्सचर, ये सारी चीजें आनी चाहिए बहुत अच्छे से। उसके बाद ही आप डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन की तरफ जा सकते हैं। स्पीड मैथ पे आपका फोकस होना चाहिए। स्पीड मैथ के 2 से 3 वीडियो इस चैनल पर आपको मिल जाएंगे। अभी लास्ट मैंने वीडियो एक पोस्ट किया था मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक्स, बहुत सारी मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक्स होती हैं, वो सारी मैंने समराइज करके एक ही वीडियो में आपके सामने पेश किया है। उसको एक बार जरूर देख लीजिए। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब देखिए एक चीज मैं यहां पर और हाईलाइट करना चाहूंगा, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में क्लियरली उन्होंने लिख के दिया है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और जो मेंस एग्जामिनेशन है वहां पर है डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। इन दोनों का मतलब समझ लीजिए। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का मतलब यह है कि आपको सब जो अर्थमेटिक वाला सेक्शन है उसके क्वेश्चंस भी मिलेंगे, ठीक है। आपको सिंप्लीफिकेशन मिलने वाला है, अप्रोक्सीमेशन मिलने वाला है, नंबर सीरीज के क्वेश्चन मिलने वाले हैं, डीआई भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि प्रीलिम्स में आपको डीआई नहीं मिलेगा, थोड़ा हल्के लेवल का होगा लेकिन डीआई मिलेगा। लेकिन वहां पर आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का मतलब यह है कि वहां पर आपको इंटरेस्ट के भी क्वेश्चन मिल सकते हैं, वहां पर आपको टाइम एंड वर्क के भी मिल सकते हैं, टाइम स्पीड डिस्टेंस के भी मिल सकते हैं, परसेंटेज, रेशियो प्रोपोर्शन, एलिगेशन मिक्सचर, ये क्वेश्चंस भी मिल सकते हैं। ज्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे, 6 से 7 क्वेश्चन आपको वहां पर 5 क्वेश्चन मिल सकते हैं। लेकिन मेंस के एग्जामिनेशन में जहां वो लिख करके दे रहे हैं स्पेसिफिकली डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, यहां पर आपको अर्थमेटिक का स्पेसिफिकली कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो इसके लिए आपको 33 आवर्स का टाइम दिया जाएगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंग्लिश लैंग्वेज जो है वहां पर डिस्क्रिप्टिव है, लेटर राइटिंग और एसे। लेटर राइटिंग और एसे 2 होंगे 25। ये क्वालिफाइंग होता है। इसमें क्वालिफाइंग का मतलब ये है कि आपको यहाँ पर एक सर्टेन कट ऑफ फिक्स किया जाएगा, वो आपको क्रॉस करना होगा। इन केस अगर आप सब कुछ बहुत अच्छा करते हैं, आप रीजनिंग अच्छी कर गए, डेटा एनालिसिस अच्छा कर गए और इंग्लिश अच्छी कर गए, जीए भी आपने अच्छे से कर दिया, लेकिन आप यहाँ पर उतना कट ऑफ भी नहीं ला पाए, डिस्क्रिप्टिव वाले सेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो ठीक है, तो इसको भी आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। डिस्क्रिप्टिव वाला सेक्शन, डिस्क्रिप्टिव वाले सेक्शन के लिए आप टाइपिंग चालू कर दीजिए, पहली बात। दूसरी चीज, टाइपिंग अगर आप लैपटॉप में करते हैं तो वो मत करिए, क्योंकि वहां पर आपको पीसी मिलने वाला है। तो पीसी अगर आपके पास लैपटॉप है तो उसमें एक एक्सटर्नल कीबोर्ड अटैच करके उसमें आप अपनी प्रैक्टिस करिए। डिस्क्रिप्टिव के लिए डेली आधे से 1 घंटा कोई एक टॉपिक पर अपनी टाइपिंग नोटपैड में या वर्ड में जरूर करिए। इससे आपको बहुत इंप्रूवमेंट वहां पर देखने को मिलेगा। दोस्तों डिस्क्रिप्टिव के ऊपर भी मैं बहुत जल्दी आगे आने वाले कुछ दिनों में ही डिस्क्रिप्टिव की एक सीरीज लेकर के आने वाला हूं, जहां पर मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के डिस्क्रिप्टिव का क्या कंटेंट होना चाहिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है आईबीपीएस पीओ के डिस्क्रिप्टिव के लिए, वो मैं सबसे पहले शेयर कर दूंगा। उसके बाद एक एक सैंपल ऐसे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो वो वीडियोस आप जरूर देखते जाइएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।
इसके बाद में दोस्तों एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं, स्कोर्स हैं, और जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहता है, स्टूडेंट्स के मन में डाउट रहता है रफ सीट्स को लेकर के। लास्ट ईयर जब आईबीपीएस पीओ का नोटिफिकेशन आया था तब बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ने मुझसे ये चीज़ पूछी थी, उसके बारे में भी मैं क्लियर कर देता हूँ। रफ शीट, कॉल लेटर, आईडी प्रूफ मैनेजमेंट, ये देखिए 12 नंबर पॉइंट इन्होंने क्लियरली दिया हुआ, उसको मैं एक बार क्लैरिफाई भी कर देता हूँ ताकि कोई डाउट ना रह जाए स्टूडेंट्स के। देखिए यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है, रफ शीट kept at each candidate desk will be used by the candidate, no additional seats will be provided during the exam। यहां देखिए क्या इन्होंने बोला है कि ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन आपको कोई एक्स्ट्रा सीट नहीं दिया जाएगा। आपकी डेस्क पर, जब आप अपनी डेस्क पर पहुंचेंगे, चाहे वो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन हो या फिर मेंस का एग्जामिनेशन हो, जो आपकी अलॉटेड रोल नंबर वाइज सीट होगी वहां पर पहले से ही कुछ रफ सीट्स रखी होंगी, वही रफ सीट्स आपको यूज करनी है टिल द एंड ऑफ योर एग्जामिनेशन। आपको इन बिटवीन और सीट नहीं दी जाएंगी। और ये बिलीव मी, ये कैंडिडेट्स के लिए बहुत अच्छा है। एक्चुअली होता क्या है, जब पहले आईबीपीएस का एग्जाम होता था आज से 1-2 साल पहले, उस समय जब भी सारे कैंडिडेट सीटिंग अरेंजमेंट हो जाता था, एग्जाम स्टार्ट होने से पहले एक एक सीट सबको डिस्ट्रीब्यूट की जाती थी। और आप अगर डीआई का सेक्शन पहले बनाने लगे तो वो एक शीट, एक पेपर भरने में कितना टाइम लगता है। आप 2 डीआई के सेट बनाए, वो भर गए, उसके बाद आपने मांगना चालू किया, जो आपका वहां इन्विजिलेटर है, रफ शीट। अभी 4 स्टूडेंट एक साथ रफ शीट मांग रहे हैं, वो एक बार इधर जा रहा है, एक बार उधर जा रहा है। आपका अगर 10-15 सेकंड उसमें वेस्ट हो गया तो ये कितना बड़ा डैमेज आपको कर जाता है। अगर ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जहां कट थ्रोट कंपटीशन है, आपके 10-15 सेकंड भी अगर उसने वेस्ट करा दिया आपको रफ शीट देने में, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ये आपका लाइफ चेंजिंग एग्जामिनेशन होते हैं दोस्तों, इनको बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिए। जब आप एग्जाम में जाते हैं वहां पर एक एक सेकंड मैटर करता है। अगर उस 10 सेकंड में आपने रीजनिंग का कोई एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया और वो सही निकल गया, तो आप हजारों कैंडिडेट से आगे निकल जाएंगे। ये ऐसी दौड़ है। तो ये बहुत ही अच्छा डिसीजन है आईबीपीएस का। पहले से ही रफ सीट दी होंगी और सिर्फ एक सीट नहीं रखी होगी आपकी टेबल पे। यहां पर देखिए जो फर्स्ट उन्होंने बोला है, रफ शीट्स विल बी केप्ट, रफ शीट्स केप्ट, यहां पर सिंगुलर में उन्होंने नहीं लिखा है कि रफ सीट विल बी केप्ट, रफ शीट्स केप्ट एट ईच कैंडिडेट डेस्क विल बी यूज्ड बाय द कैंडिडेट। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में एटलीस्ट आपको 3 रफ सीट दी जाएंगी, ये मैं मिनिमम बोल रहा हूं, 4 भी हो सकती हैं, 3 दी जाएंगी, एंड 3 सीट्स फॉर प्रीलिम्स आर सफिशिएंट। और मेंस एग्जामिनेशन में एटलीस्ट आपको 6 से 7 सीट वहां पर रखी होती हैं। तो आपको ये रफ शीट कितनी मिलेंगी, कितनी नहीं मिलेंगी, लास्ट ईयर जब आईबीपीएस पीओ का आया था नोटिफिकेशन, उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आईबीपीएस को कॉल करके ये चीज़ क्लैरिफाई की थी कि हमें शीट मिलेंगी नहीं मिलेंगी, हमारा एग्जाम कैसे होगा। दोस्त फ्रेंड्स, ये सब चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए। आईबीपीएस इज देयर टू टेक थिंग्स केयर ऑफ। वो बिल्कुल आपको रफ सीट की वजह से आपका कुछ लॉस नहीं होने वाला है। आपका सिर्फ लॉस उस वजह से होने वाला है कि आप इन सब चीज़ों पे अपना टाइम वेस्ट कर जाएंगे और अपना प्रिपरेशन अच्छे से नहीं कर पाएंगे। टाइम आपके पास बिल्कुल लिमिटेड है, आपके पास सिर्फ और सिर्फ 3.5 मंथ्स, ये 3.5 महीने हैं। वैकेंसीज आपके सामने हैं, नोटिफिकेशन आ चुका है। अपनी प्रिपरेशन आज से और अभी से स्टार्ट कर दीजिए। आपके फ्रेंड्स जो भी ग्रुपिज्म कर रहे हैं, जो भी टीमबाजी कर रहे हैं, जो भी डिस्कशन कर रहे हैं, लेट देम डू। जब 1 अप्रैल को रिजल्ट आता है ना, और एक को कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज आता है और एक को थैंक यू का मैसेज आता है, थैंक यू फॉर अपेयरिंग इन द एग्जामिनेशन, उस समय वो सारा जो आप मेहनत करेंगे, जो आपका डिफरेंस होगा, वो वहां पर दिखता है। तो अगर आपको अपना रिजल्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस वाला चाहिए है तो अभी से लग जाइए और आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस ही मिलेगा 1 अप्रैल को। इसके बाद में जो और डिटेल्स हैं, एक डाउट मैं और क्लैरिफाई करना चाहूंगा जो स्टूडेंट्स मुझसे अक्सर पूछते हैं। अभी ये नोटिफिकेशन का मुझे लगता है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने सारे डिस्कस कर लिए हैं। बैंक वाइज वैकेंसीज एक बार मैं आपको फ्रेंड्स, ये जो बैंकों ने अभी तक रिपोर्ट कर दिया है आईबीपीएस को कि कितनी वैकेंसीज वो रिक्रूट करने वाले हैं थ्रू आईबीपीएस पीओ 2020, वो आपके सामने है। यहां पर दोस्तों क्वेश्चन एक बात का ये है कि एनआर का मीन्स क्या है। जैसे आप देखिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र में एनआर लिखा हुआ है, कैनरा बैंक एनआर लिखा हुआ है, इंडियन बैंक एनआर, यूनियन बैंक एनआर। एनआर का मीन्स है नॉट रिपोर्टेड। नॉट रिपोर्टेड का मतलब ये है कि आईबीपीएस सारे बैंकों को नोटिफिकेशन भेजता है, एक रिमाइंडर भेजता है नोटिफिकेशन लाने से पहले। आईबीपीएस ने आज ये नोटिफिकेशन रिलीज किया। आईबीपीएस इस नोटिफिकेशन को फ्रेम कर रहा होगा काफी पहले से, 10 दिन पहले से, 15 दिन पहले से, 1 महीना पहले से।
तो नोटिफिकेशन लाने से पहले जब आईबीपीएस का बोर्ड ये डिसाइड करता है कि हमें इस बार नोटिफिकेशन रिलीज करना है पीओ के एग्जामिनेशन का, क्लरिकल के एग्जामिनेशन का, उसके बाद वो जो भी उनके पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनको एक लेटर भेजते हैं कि प्लीज रिपोर्ट योर वैकेंसीज, और उसके लिए एक टाइम लिमिट दिया जाता है कि आप 10 दिन में, 15 दिन में हमें रिपोर्ट कर दीजिए। जिन बैंकों ने रिपोर्ट कर दिया है, वेदर इट इज जीरो, जिन बैंकों ने जीरो दे दिया है उनका जीरो है यहां पर। जैसे आप देख रहे हैं इंडियन ओवरसीज बैंक जीरो रिपोर्ट किया है, बैंक ऑफ बड़ौदा हमेशा ही जीरो रिपोर्ट करता है, जीरो रिपोर्ट किया है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जीरो है। जिन बैंकों ने जीरो रिपोर्ट कर दिया उनको आईबीपीएस ने जीरो यहां पर दे दिया आपको ये इंडिकेटिव लिस्ट में। जिन बैंकों ने अपनी वैकेंसीज दे दी कि भाई हम, बैंक ऑफ इंडिया बोल रहा है भाई हम 297 लेने वाले, 734 लेने वाले हैं, सॉरी 734 पीओज हम लेने वाले हैं, बैंक ऑफ इंडिया का डेटा यहां पर दे दिया आईबीपीएस ने। एनआर का मतलब ये है कि आईबीपीएस ने नोटिफिकेशन जो लेटर भेजा, लेटर भेजने के बाद जो टाइम दिया कि आपको इतने टाइम में रिपोर्ट कर देनी है वैकेंसीज, इन बैंकों ने अभी तक कुछ भी रिपोर्ट नहीं किया है। तो उनके लिए आईबीपीएस वेट नहीं करता है, वो नोटिफिकेशन निकाल देता है और लिख देता है नॉट रिपोर्टेड। इन्होंने अभी तक रिपोर्ट नहीं किया है, इसीलिए मैं इस वीडियो के स्टार्टिंग में बोल रहा था कि ये वैकेंसीज जो हैं ये मिनिमम है, इतनी तो रहेंगी ही रहेंगी। इसमें से कुछ बैंक्स जैसे कैनरा बैंक हो गया, यूनियन बैंक हो गया, इन बैंकों के चांसेस हैं 70 to 80% कि ये रिपोर्ट करेंगे अपनी वैकेंसीज। हो सकता है 800-900 वैकेंसीज नहीं रिपोर्ट करेंगे, 300-400 वैकेंसीज तो रिपोर्ट करेंगे इन माय ओपिनियन। तो ये वैकेंसीज जब ये रिपोर्ट कर देंगे तो ये आपका जो टोटल फिगर है 1167 वाला, ये इंक्रीज भी हो सकता है। तो आप इन सब बातों में मत जाइए, जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है उनकी पॉजिटिव्स को देखिए, उनके नेगेटिव्स को मत देखिए, और जो चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर हैं, दोज थिंग्स आर बियॉन्ड योर कंट्रोल, उनके बारे में सोच करके आप सिर्फ और सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करेंगे। आपके कंट्रोल में क्या है, अपनी प्रिपरेशन आज से स्टार्ट करना, एकदम लगन से सच्ची मेहनत करिए, यही 1167 में से एक सीट आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो इन सब बातों में मत जाइए। अब एक क्वेश्चन जो मुझसे अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं उसको मैं डिस्कस, हमेशा ये डाउट रहता है कि जब उनका नोटिफिकेशन आता है किसी भी एग्जाम का हो, नोटिफिकेशन आने के बाद सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट का डाउट रहता है कि वो क्या स्टार्ट करें। अभी सबसे पहले उनका क्या है होने वाला है, अक्टूबर में अभी आईबीपीएस पीओ का जो नोटिफिकेशन आया, और नवंबर में शायद 28 नवंबर का डेट है, ठीक है। और इसको मैं जो स्टार्टिंग डेट है 3 अक्टूबर वो पकड़ के चलता हूँ। अभी स्टूडेंट्स का डाउट ये रहता है कि हमारा साहब 3 अक्टूबर को क्या है, प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 3 को हो, 10 को हो, 11 को हो, 3 में से ये 3 डेट में कभी भी हो सकता है। तो सपोज मैं आपको मान के चल रहा हूँ कि फर्स्ट डे है आपका, 3 अक्टूबर को आपका प्रीलिम्स है और 28 नवंबर को आपका मेंस है। अब ये प्रीलिम्स और मेंस के बीच में कितना टाइम है, 1 मंथ 20 डेज, 25 है उसको 20 पकड़िए, 1 मंथ जो 20 डेज है, मींस ये जो 50 डेज का टाइम है। कुछ स्टूडेंट्स का मानना ये होता है, उनकी स्ट्रेटेजी ये होती है कि अभी आज की डेट से 4 अगस्त से स्टार्ट करके 3 अक्टूबर तक ये 2 महीना हम सिर्फ और सिर्फ करेंगे प्रीलिम्स की प्रिपरेशन। वेरी गुड। 3 अक्टूबर को जब हमारा प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा, जब हमारा प्रीलिम्स एग्जाम हो जाएगा, डेफिनेटली हम उसके रिजल्ट का वेट नहीं करेंगे, हमारा प्रीलिम्स एग्जाम जब हो जाएगा, प्रीलिम्स एग्जाम होने के बाद हम स्टार्ट करेंगे मेंस की प्रिपरेशन। वेरी गुड। मींस इस ड्यूरेशन में, अगस्त से लेकर के अक्टूबर वाली ड्यूरेशन में आप करंट अफेयर्स नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि करंट अफेयर्स तो प्रीलिम्स में आना नहीं है। आप करंट अफेयर्स नहीं पढ़ेंगे, बैंकिंग नहीं पढ़ेंगे, फाइनेंस नहीं पढ़ेंगे, जनरल अवेयरनेस छुएंगे ही नहीं, और डीआई के और रीजनिंग के और इंग्लिश के आप मिड लेवल क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे ताकि आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्रीलिम्स क्लियर करने से आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। आपका सिलेक्शन कैसे होने वाला है, मेंस एग्जाम क्लियर करने से। अगर आप इस स्ट्रेटजी पर चलेंगे कि साहब आज से लेकर के मैं 3 अक्टूबर तक प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करूंगा, उसके बाद में जो 50 डेज मिलेंगे दैट विल बी सफिशिएंट, उस ड्यूरेशन में मैं मेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करूंगा, आपका सिलेक्शन कभी नहीं होगा। आप हमेशा प्रीलिम्स क्लियर करोगे, मेंस में फेल हो जाओगे, और मेंस में फेल हो गए तो आपको जॉब मिलने वाली है ही नहीं। तो मेंस एग्जाम की प्रिपरेशन आपको आज से स्टार्ट करनी है। आपका सारा फोकस जो है वो मेंस एग्जामिनेशन पर होना चाहिए। स्पीड, एक्यूरेसी, जो कुछ अलग चीजें हैं, देखिए काफी सिलेबस ओवरलैपिंग है, पजल्स प्रीलिम्स में भी आनी है, मेंस में भी आनी है। आप डिफिकल्ट लेवल की भी बनाइए,
थोड़ी मिड लेवल की भी बनाइए। जो आप मिड लेवल की बना रहे हैं उसको टाइम दीजिए 3 मिनट। जो हाई फाई एकदम हाई लेवल की बना रहे हैं उसको टाइम दीजिए 5 से 6 मिनट, 7 मिनट। वो आपकी मेंस के लिए हो गई। कुछ आप दिन में 2-3 पजल मिड लेवल की बनाइए, उसको 3 मिनट में, 4 मिनट में सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो आप फोकस जो है अपना वो मेंस में रखिए। करंट अफेयर्स के नोट्स बनाना आज से स्टार्ट कर दीजिए। बैंकिंग के ऊपर फोकस आपका आज से रहना चाहिए। स्टैटिक आज से, फाइनेंस, सब कुछ आपको करना है। मेंस एग्जाम की प्रिपरेशन अगर आप करेंगे, बिलीव मी फ्रेंड्स, प्रीलिम्स आपका ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। यस, दिस इज अ टेस्टेड स्ट्रेटजी। मैंने अपने एग्जामिनेशन में यही टेस्ट स्ट्रेटजी के थ्रू मैंने आईबीपीएस पीओ 2017 क्लियर किया है। एंड आई एम वर्किंग इन अ बैंक, आई एम वर्किंग इन अ नेशनलाइज्ड बैंक थ्रू आईबीपीएस पीओ। तो आप मेरी बात मानिए, आप मेंस एग्जामिनेशन में ही फोकस रखिए। आप प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को टारगेट लेके मत चलिए टिल 3rd ऑफ अक्टूबर। आईबीपीएस पीओ 2020 से रिलेटेड और भी गाइडेंस, इंपॉर्टेंट पैटर्न, इंपॉर्टेंट बुक्स, टेस्ट सीरीज को कैसे अटेम्प्ट करना है, आगे आने वाले दिनों में मैं सक्सेसिव वीडियोस में वो सारा डिटेल आपके लिए लेकर के आता रहूंगा। Thanks for watching this video. If you have liked this video, please like and share with your friends. If you have not subscribed the channel Sai Education, kindly subscribe.